बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफसार। 2025 चंद दिनों का मेहमान रह गया है और जैसे जैसे हम इसके अख्ताम पर पहुंच रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक अपनी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, जो कमियाँ कजियाँ हैं पॉलिसीज़ के अंदर, तमाम ही चीज़ों का जायज़ा ले रहे होते हैं और लिखने वाले इस पर लिख रहे होते हैं, तबसरा करने वाले इस पर तबसरा कर रहे होते हैं। और ऐसे में एक मुल्क जिसको वाकई 2025 में जो सही मानों में इज़्ज़त और वक़ार मिला है वो पाकिस्तान है, और जिसकी अस्करी कामयाबियाँ, सफारती कामयाबियाँ हर तरफ उनके चर्चे हैं, उस हवाले से लिखा जा रहा है। और इंडिया के हवाले से जैसे हमने आपको कल भी बताया था कि आप अमरीकी जो जरीदे हैं अगर उनमें देखें तो इस हवाले से बताया जा रहा है कि पाकिस्तान कैसे करीब हुआ है अमेरिका के, पाकिस्तान स्पॉटलाइट में कैसे वापस आया है 2025 के अंदर, और इंडिया किस तरीके से दूर हुआ है। स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहा जाता था अमेरिका और इंडिया को एक दूसरे का, और अब वहाँ कैसे दूरी आई है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, बात सिर्फ अमरीकी जरीदों तक महदूद नहीं है। ख़ुद इंडिया के अंदर अब ये सोच पाई जा रही है कि जो पॉलिसीज़ हमारे मुल्क में इख्तियार की गई 2025 के अंदर, उन्होंने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है। भारतीय अखबार है द हिंदू, उसमें एक बाकायदा अगर आप देखें आर्टिकल लिखा गया है इस पे, और जो उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी है उसको तवक्कुआत पर पूरा ना उतरने पर और वादों के बिखरने के हवाले से कहा जाता है कि जी ये हमारे लिए 2025 इस साल से कम नहीं था, कि जिसमें हमारी तवक्कुआत भी पूरी नहीं हुई, जो वादे हमसे किए गए थे वो भी पूरे नहीं हुए हैं। और पाकिस्तान की क़यादत की भी आपको तारीफ़ नज़र आती है उनके तबसरे के अंदर, कैसे कि वो ये बताते हैं कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप हो या सिविलियन लीडरशिप हो, उन्होंने किस तरीके से पाकिस्तान का जो नाम है वो दोबारा से बुलंद किया है, और इसका ज़िम्मेदार वो अपनी क़यादत को ठहरा रहे हैं। विश्वा गुरु की बात की जाती थी, भारत के जी वर्ल्ड टीचर है, एक दुनिया का उस्ताद है, उस पर भी उन्होंने कहा कि अब ये विश्वा गुरु का कॉन्सेप्ट जो है ना वो ख़त्म हो गया है और हम बहुत तेज़ी से विश्व विक्टम की तरफ जा रहे हैं। एक ऐसा मुल्क जिसके अपने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, जिसकी इंटरनल स्ट्रगल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। फिर यही अखबार द हिंदू इसी आर्टिकल में कहता है कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हमारी संगीन सिक्योरिटी नाकामी थी। इसके अलावा अमेरिका से जो दूरी है, फिर जो टैरिफ का मामला है, रूस से तेल ख़रीदने का मामला है, H1B वीज़ा के हवाले से जो US की पॉलिसी तब्दील हुई, इन तमाम चीज़ों को उन्होंने कहा कि ये हमारे फ़ायदे में हरगिज़ नहीं गई हैं, और हम जो अपने आप को दुनिया में बड़ी तेज़ी से मनमा रहे थे, अब वो उतनी ही तेज़ी से ज़वाल का शिकार हो रहे हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में ज़रा इस पे बात करते हैं। एंड टू टॉक मोर अबाउट दिस आई एम जॉइंड बाय मेजर जनरल समरेज, रेनाउंड डिफेंस एंड सिक्योरिटी एनालिस्ट। बहुत शुक्रिया जनरल साहब फॉर जॉइनिंग अस। वो कहते हैं ना कि इज़्ज़त और ज़िल्लत रब के हाथ में जनरल साहब, और वाकई 2025 ने पाकिस्तान और भारत के तनाजुर में ये चीज़ एक बार फिर से साबित की है। अब उनके अपने अखबार, आई एम श्योर आपने पढ़ा होगा जो दी हिंदू ने लिखा है, आप इस पर क्या तबसरा करते हैं? वाकई उनकी इतनी ज़्यादा बुरे तरीके से तवक्कुआत बिखर चुकी हैं कि अब उनको उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही। मैं सादिया, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखिए, अल्लाह ताला का फजल है और जितना आप शुक्र अदा करें उतना कम है कि 2025 एक डिफाइनिंग ईयर रहा है पाकिस्तान के लिए भी और इंडिया के लिए भी। बिल्कुल। पाकिस्तान ने 2025 में अपने स्टेचर में बहुत गेन किया है, जबकि कन्वर्सली इंडिया ने बहुत ज़्यादा लूज किया है। पाकिस्तान के अगर मैं ट्रेजेक्ट्री देखूं तो ये कंटिन्यूसली स्टार्टिंग फ्रॉम मई 25, आज दिसंबर में आप बैठे हुए हैं, और ये कंटिन्यूसली अपवर्ड मूव कर रही है। इसमें जो पॉजिटिव प्रोजेक्शंस, रिकग्निशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, वेरियस फोरम्स का इस बात को मानना कि पाकिस्तान की डिस्प्ले परफॉर्मेंस थी, खोखले नारे नहीं थे। कन्वर्सली अगर आप इंडिया को देखें तो मैं समझता हूँ कि इंडिया की कमबख्ती में कोई ठहराव या रुकावट नहीं आ रही। उन्होंने मई में पाकिस्तान से मार खाई, उसके बाद उनके साथ उन्होंने नैरेटिव में बहुत बड़ी कोशिश की, सफारती बहुत ज्यादा कोशिश की, और हर महाज पे उन्होंने हजीमत उठाई और एम्बेरसमेंट उठाई। फिर दुबई एयर शो में उनका तेजास गिर गया, फिर ऑस्ट्रेलिया में टेररिज्म के एक्ट में उनका एक सिटीजन पकड़ा गया। तो इन सारी चीजों को देखते हुए अभी जिस चीज का आप जिक्र कर रही हैं
कि उनके अपने लोग अभी ये मानने पे तैयार हैं या मान रहे हैं कि ये साल उनके लिए कोई अच्छा साल साबित नहीं हुआ। ट्रू। और उसके पीछे मैम साहब और उनके खोखले और झूठे नारे हैं। हम यंग एज से देखते आए हैं कि इंडिया जो है वो बातें बड़ी करता है लेकिन उसका पोटेंशियल बहुत कम है। तो 2025 में वो बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हुए हैं हर डोमेन में, वेयर एज पाकिस्तान की एक कॉन्क्रीट और सॉलिड परफॉर्मेंस थी जिसकी वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान को पजीराई मिल रही है। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ भी थी जो कि वाकई पाकिस्तान तो कई दफ़ा कहता आया, पाकिस्तान का हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि हमेशा किसी ना किसी चीज़ का इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान पे भारत ने लगाना ही होता है और कोशिश रही है कि जी ये आलमी जो एक फोरम्स हैं उस पर भी पाकिस्तान को किसी तरीके से जो है वो बदनाम किया जा सके। एक अखबार में जो मैं कह रही हूँ कि बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो मुझे वाकई ये लगी कि जी कहते हैं कि भारत जो दूसरों पे इल्ज़ाम लगाता है, उनको मुर्द इल्ज़ाम ठहरा देता है, वो हकीकत पसंदाना नहीं है और यही इनकी एक ऐसी पॉलिसी है जो कि हमारी राह में सबसे बड़ी रुकावट है। आपको क्या लगता है कि वो तब्दीली भी आएगी इस किस्म के तज्ज़ियों से, या इनको भी जैसे बाकी आवाज़ों को दबा दिया गया, जो भी सेन आवाज़ें उठती हैं भारत में उनको दबा दिया जाता है, इनके साथ भी ये सलूक होने लग जाएगा या कहीं पर कोई संजीदगी दिखाते हुए कोर्स करेक्शन होगी? देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि 9/11 के बाद जी। जिस तरीके से दुनिया बदली और जो जेन्युइन फ्रीडम स्ट्रगल्स थी उनको भी टेररिज्म में लंप किया गया और इंडिया एंजॉयड अ हे डे। इंडिया के लिए बहुत अच्छा टाइम था पिछले 20 साल। उसने 9/11 के बाद कश्मीर स्ट्रगल को दबाने की, क्वेल करने की कोशिश की और पाकिस्तान के ऊपर उसने हर दफा एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके चढ़ाई करने की कोशिश की और उसकी कोशिश थी कि इस गाब में वो कश्मीर इशू के ऊपर जितना ज्यादा माइलेज हासिल कर सकता है वो कर ले। बिल्कुल। लेकिन जो वक्त का धारा जिस तरीके से बदला और 2025 में उसने वही पुराना वतीरा अडॉप्ट करते हुए हमारे ऊपर फिर एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की वजह से चढ़ाई की और बुरे तरीके से उस पे शिकस्त खाई और बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हुआ। रही बात उनकी पॉलिसी की चेंज की, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब तक मोदी रजीम मौजूद है, जब तक वो इन पावर है, मुझे नहीं लगता कि किसी किस्म की सैनिटी इज गोइंग टू प्रिवेल। क्योंकि उन्होंने थ्रू आउट डिफाइंस डिस्प्ले की है, एरोगेंस डिस्प्ले की है और अभी भी अगर उन्हें मतलब अगर सैनिटी प्रिवेल होनी होती तो वो कुछ टर्म्स के ऊपर आते, लेकिन ये कि ज़ाहिरन जिस तरीके से नजर आ रहा है कि उनकी वो हटदर्मी उसी तरीके से जारी है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की जो सीनियर वॉइसेस हैं ये पहले भी मौजूद थी इंडिया में, बिल्कुल ठीक है। लेकिन पर्टिकुलरली मोदी गवर्नमेंट इनको दबाएगी और अपनी जो पॉलिसी है उसको जारी रखेगी। अच्छा जैन साहब, हमने ऑब्वियसली देखा है कि फॉर इंडिया इट्स ऑल अबाउट ऑप्टिक्स। ब्रिक्स हुई थी, सॉरी G20 हुई थी उनके मुल्क के अंदर और दिल्ली की वो सड़कें जहाँ पे दीगर ममालिक के आए सरबराहान गुजर रहे थे तो उनको तो बड़ा खूबसूरत डेकोरेट किया गया, लाइट्स वाइट्स हर चीज़, और वहीं उसी दिल्ली के अंदर जो पीछे स्लम्स थे उनको छुपा दिया गया कि जी दुनिया की नज़रों से ये ओझल रहें। अब आहिस्ता आहिस्ता हर तरह का जो वहाँ पे ख़राबी पाई जाती है वो दुनिया के सामने आ भी रही है। अब ये जो इन्होंने ऑप्टिक्स क्रिएट किए इस मामले में कि जी हम एक बहुत बड़ी मिलिट्री ताकत हैं, हम बहुत बड़ी मईशत हैं, आत्मनिर्भर भारत कहा जाता था, सेल्फ रिलायंट इंडिया है, जिस तरह आपने अभी खुद ही हवाला दिया कि सिर्फ मई में नहीं बल्कि वो एक तेजस जहाज़ उड़ाते हुए दुबई एयर शो में भी इनका जहाज़ गिर गया। अब ये वो जहाज़ हैं जिन पे ये बड़ा फ़ख्र महसूस करते थे, हालांकि इतने सालों से वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बन नहीं रहे हैं कि पायलट्स इनको उड़ाने से इनकार कर चुके हैं। सो ये सारी चीज़ें क्या सबक देती हैं इंडिया को? और सबक जैसे आपने कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ तहरीर की हद तक और तबसरे की हद तक ही महदूद रहेगा, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या गिरती हुई मईशत और गिरता हुआ इमेज क्या क़यादत की तब्दीली भी ला सकता है? क्या वाकई ऑपोजिशन स्ट्रॉन्ग हो सकती है? क्या वाकई अवाम वहाँ पे उठ सकती है जो कि कम्प्लीटली ब्रेन वॉश्ड भी बाज़ौक़ात नज़र आती है, ख़ास तौर से सोशल मीडिया के ऊपर?
देखिए मैम, मैंने चंद दिन पहले शशि जी। थरूर की एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें कि उसने ये हाईलाइट किया कि किस तरीके से इंडिया जो है वो बदल रहा है। ठीक है। और वो मैं ये कहता हूं कि इंडिया का सेक्युलरिज्म वाज द स्ट्रेंथ एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इंडिया। बीजेपी गवर्नमेंट ने थ्रू आउट, बीजेपी पार्टी और मोदी गवर्नमेंट ने सेक्युलरिज्म को बुरे तरीके से हर्ट किया है। इंडिया की एक हैबिट रही है, मैं अपने यंग ये जो मेरे आर्मी थे मैं उस वक्त का जिक्र करना चाहूंगा कि नजर आता था कि इंडिया जो है वो इट टॉक्स बिग, इट वांट्स टू एमुलेट द यूएस, के बहुत बड़ी बड़ी बातें करेगा, शाइनिंग इंडिया, थ्राइविंग इंडिया, बिल्कुल। मेड इंडिया, अखंड भारत, इस तरह की बातें। उसका पोटेंशियल हमें तो पता था कि उसका पोटेंशियल उस तरह का नहीं है जिस तरीके की वो बातें भी पता चला है कि जो हम इंडिया को तैयार कर रहे हैं कि वो चाइना को कंटेस्ट करेगा, उसमें तो ये भी पोटेंशियल नहीं है कि वो पाकिस्तान को कंटेस्ट कर सके। तो जो उसका खोखलापन था, जो उसका फ्रेड था, जो उसका झूठ था, जैसे हम कहते हैं कि झूठ के कोई 7 पाँव नहीं होते, वो उसकी बेसिस के ऊपर इसने दुनिया को कुछ अच्छा तो बेवकूफ बनाया। लेकिन 2025 में वो बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हुआ। और आप देखें कि एक एग्जीबिशन के ऊपर अगर 700 जहाज है इंडिया के पास, उसमें से एक जहाज ने जाना है एंड बेस्ट पॉसिबल पायलट ने जाना है। ट्रू। वो भी उस तरीके से वो पुल ऑफ नहीं कर सके कि वहां पे एक अच्छा जहाज और अच्छा पायलट वहां पे मौजूद हो। तो मेरे नजदीक ये एक कुदरती अमर है कि ये जो इनका झूठ और फ्रेब के ऊपर जो पूरा स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया हुआ था, वो टाइम ऐसा आ गया कि वो एक्सपोज होना शुरू हो गया। सेकेंडली जो सैनिटी है, मैं तो जैसे मैंने पहले कहा कि आई डोंट एक्सपेक्ट कि रियली यहाँ पे कोई चेंज आएगी। ऑपोजिशन, यस, ऑपोजिशन को ये स्ट्रेंथ मिलेगी, ये सीनियर वॉइसेस जो यहाँ पे हो रही हैं, शशि थरूर जैसे बंदे का ये लिखना कि इंडिया बदल रहा है और इंडिया में वो चीज नहीं है जो पहले थी, तो उससे ये जाहिर होता है कि वहां पे ये रियलाइजेशन आ रही है कि बीजेपी जो है और मोदी सरकार जो है वो इंडिया के ओवरऑल स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में नहीं है, वो उनको डैमेज कर रहे हैं रादर देन उनको फायदा पहुंचाने के। हालांकि शशि थरूर वाज एक्चुअली लीडिंग दैट डेलीगेशन, जो कि मई मार्का हक के बाद जा जाके दुनिया को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि नहीं जी पहलगाम हुआ है, पाकिस्तान ने किया और किसी ने उनको लिफ्ट नहीं कराई और किसी ने उनका मौक़िफ़ सुना ही नहीं। मुझे जनरल साहब ये बताइए कि बाज़-औक़ात बहुत ज़्यादा नाकामियाँ और इतनी मार जो कि जिस तरीके से इंडिया को पड़ रही है, जिस तरीके से उसका असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो रहा है, हमने माजी में भी देखा है, एक रविश रही है कि वो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। ऐसे ऐसे ममालिक या ऐसी ताकतें जिनको लग रहा हो कि अब बिल्कुल ज़वाल जो है वो शुरू हो चुका है, वो फिर गुस्सा बाज़-औक़ात वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवा के जैसे भारत अपना निकालता आया है। आपको क्या आसार नज़र आते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या कोई फिर से कार्रवाई करने की कोशिश करेगा भारत, जैसे उसके मुख्तलिफ वज़रा बयानात देते हैं? ये देखिए, दो डोमेन्स है मेन वॉरफेयर की, एक है कन्वेंशनल डोमेन जिसको हम रवायती जंग कहते हैं और दूसरी है अनकन्वेंशनल डोमेन ठीक। जो कि गैर रवायती जंग है। तो जो कन्वेंशनल डोमेन है उसमें तो बहुत एक सिग्निफिकेंटली स्ट्रेटेजिक बैलेंस पाकिस्तान की फेवर में टिल्ट हुआ है। जो हमारा बॉन्ड विद चाइना है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हुआ है और जिस तरीके से हमने अपनी परफॉर्मेंस डिस्प्ले की है 2025 में, इंडियन सिस्टम में बहुत सीरियस इनएडिक्वेसी सामने आई है। मैं तो शुरू दिन से ये कहता रहा हूं कि इंडिया में अभी इस तरह की सकत नहीं है कुछ अरसे के लिए कि वो कन्वेंशनल डोमेन में पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म की चढ़ाई करे। ठीक है। वो इस तरह के करेगा कि हमारे बॉर्डर के ऊपर आके एक्सरसाइज कर ली, कोई नोटम इशू कर दिए, इस तरह की कार्रवाई जब तक वो अपनी इनएडिक्वेसीज को एड्रेस नहीं कर लेता, वो इस तरह की कार्रवाई नहीं करेगा क्योंकि वो बहुत रिस्की है, उससे पहले से ज्यादा उसे मार पड़ सकती है। सेकंड जो डायमेंशन है दैट इज अनकन्वेंशनल या गैर रवायती, वो उस वक्त भी एंटिसिपेटेड था जब मई 25 में कि इंडिया जो है उसको अपस्केल करेगा, अपनी प्रॉक्सीज को, पाकिस्तान में टेररिज्म को अपस्केल किया करेगा, वो भी उसने किया। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने ऑफेंसिव स्टांस लिया अफगानिस्तान के खिलाफ, तो मैं ये समझता हूँ कि वो हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहा है और उस डायमेंशन को भी पाकिस्तान ने चेकमेट किया है। अभी तक मैं ये नहीं कहूंगा कि ये टोटली जो है ना एक इट्स अ वंडरफुल पीसफुल एनवायरनमेंट, एक अनईजी पीस है जो किसी वक्त भी टर्न अराउंड हो सकता है। वी हैव टू कीप आवर गार्ड्स हाई। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि नियर फ्यूचर में अगला साल भी मैंने ये समझता कि इंडिया को इस तरह की कार्रवाई करेगा जो कि कन्वेंशनल डोमेन में हो।
अनकन्वेंशनल डोमेन में वो जो वो लगा डर्टी रहेगा, काम वो है वो जैसे करता रहेगा करता और रहेगा। उसको अपस्केल करने की कोशिश। ठीक है। अच्छा, इंडिया की यूएस के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अगेन बड़े उसके चर्चे हुए, बाइडन दौर हो या उससे पहले बहुत ज़्यादा कंसेशंस भी मिला करते थे इंडियन प्रोडक्ट्स को, जिसका ट्रम्प ने आते साथ ही कहा कि हमें वो मार्केट इंडिया की तरफ से प्रोवाइड नहीं की जाती और हम जो हैं वो बाकायदा तौर पे कंसेशंस दे रहे हैं। सो ऑब्वियसली ही डिसाइडेड कि टैरिफ बढ़ा दिया जाए, 50% टैरिफ हो, रूस से तेल ख़रीदने का मामला हो, उस पर गुस्सा निकालना हो, या वहाँ पे जो इंडियन नेशनल्स के लिए बहुत आसान वीज़ा कर दिए गए थे, अब वो H1B वीज़ा पे पाबंदियाँ हों या उसको मज़ीद सख्त कर देना हो, उसकी फ़ी बढ़ा देना हो, ये तमाम तर चीज़ें क्या वाकई आपके नज़दीक एक बैरोमीटर हैं ये जांचने का कि वाकई वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप टूट चुकी है? मैं ये सवाल इसलिए कर रही हूँ कि एट द सेम टाइम एक एग्जिस्टिंग डिफेंस डील, उसको भी तो 10 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है, भले वो MOU हो, भले उसमें भी कोई कॉन्क्रीट चीज़ या टेंजिबल चीज़ सामने ना निकले, बट उसकी एक्सटेंशन भी हमें नज़र आती है। तो आप इन दोनों चीज़ों को किस तरीके से असेस करते हैं? सर ये देखिए, 2-3 चीजों का हमें देखना होगा। नंबर 1, पर्सनालिटी ऑफ प्रेसिडेंट ट्रम्प। वो एक मर्क्यूरियल पर्सनालिटी है, वो रिएक्टिव है, उनसे ठीक। कुछ भी तवक्को किया जा सकता है। अगर मैं इसको क्रिटिकली एनालाइज करूं, और दूसरी तरफ अगर इंडिया का मैं देखूं, तो इंडिया के जो पॉलिसी रही है वो ये है कि बगल में छुरी और मुंह से राम राम। एक तरफ वो यूक्रेन में जाता रहा है, दूसरी तरफ से इंडिया ठीक। रशिया से ऑयल खरीदता रहा है, तीसरी तरफ वो अमेरिका के साथ अपनी जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे चला रहा है। ये सारी चीजों को देखते हुए मैं ये कहूंगा कि ये जो अभी जो रिलेशनशिप पे थोड़ी सी कमी आई हुई है इंडिया और यूएस की, ये परमानेंट नहीं है। क्योंकि अगर परमानेंट के लिहाज से हम देखें तो इंडिया इज अ क्रिटिकल अलाय और क्रिटिकल रिक्वायरमेंट फॉर द यूएस। ठीक है। अगर हम ये मान लें कि यूएस ने चाइना को कंटेन करना है, चाइना के रास्ते को रोकना है, तो उस पर्पस को जितना अच्छा इंडिया सर्व कर सकता है और कोई नहीं सर्व कर सकता। बिल्कुल। तो मेरे नजदीक ये एक टेम्परेरी फेज है। अल्टीमेटली अमेरिका ने इंडिया की तरफ जाना ही जाना है, दिस इज राइटिंग ऑन द वॉल। और वो कुछ कंसेशन लेके प्रेसिडेंट ट्रम्प इसी प्रोसेस में जब ये सारा कुछ चल रहा था, तो आपके इल्म में है कि इन्होंने जो अपना डिफेंस एग्रीमेंट है उसको 10 साल के लिए रिन्यू किया है। जी। तो वो चीजें भी साइड बाय साइड चल रही हैं और ये चीजें भी साइड बाय साइड चल रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये दिस इज अ टेम्परेरी फेज। अल्टीमेटली अमेरिका और इंडिया दोबारा से एक दूसरे के दरमियान में एक बॉन्ड देखेंगे। अच्छा, रशिया के साथ जो ताल्लुकात हैं, ख़ास तौर से उनको आपके जानिब जाते हुए देख रहे हैं। प्रेसिडेंट पुतिन का बड़ा इम्पोर्टेंट दौरा, जिसमें से बड़ा ख्याल किया जा रहा था कि या तो रूस से तेल ख़रीदने के हवाले से कोई मुआहदा आ जाएगा और रूस जो है वो अपना दिफाई साजो सामान इंडिया को बेचना चाहता है। कोई एग्रीमेंट सामने नहीं आया, कोई डील हमारे सामने नहीं आई है। तो ये मामला भी अगर रुका हुआ है तो उसकी वजूहात क्या हैं कि एक तरफ रशिया ये देख रहा है कि अगर हमसे ये तेल ख़रीदते रहेंगे तो फिर हम इनको अपना असलहा बेचते रहेंगे, फिर दूसरी तरफ वो बैलेंस करना चाहता है अमेरिका के साथ भी। ये आने वाले दिनों में इंडिया के लिए कितना मुश्किल होगा? देखिए, ये जो पुतिन की विजिट थी, रशिया की तरफ जो झुकाव इंडिया ने डिस्प्ले किया, वो तो एक डिप्लोमेटिक गिमिक थी टू पुट प्रेशर ऑन द यूएस, और ठीक यूएस है। को ये बताने की कि अगर तुम हमारे से नाराज हो तो हमारे पास और ऑप्शन भी हैं। ट्रू। लेकिन उस विजिट ने वो रिजल्ट्स यील्ड नहीं किए जो कि दुनिया एक्सपेक्ट कर रही थी या इंडिया एक्सपेक्ट कर रही थी। क्योंकि हमने देखना ये है कि जो ओवरऑल सिचुएशन है जिसमें कि रशिया एंड चाइना एक तरफ है विच इज द ईस्टर्न ब्लॉक, और यूएस और यूरोप दूसरी तरफ है जो कि वेस्टर्न ब्लॉक है। इस बड़ी कंटेस्टेशन के होते हुए कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होना कि इंडिया जो है वो स्विच कर जाए टुवर्ड्स रशिया और अमेरिका से दूर हो जाए, वो मेरे नजदीक अनरियलिस्टिक है। ये टेम्परेरीली एक दूसरे को प्रेशर डालने के लिए इस तरह की चीजें तो हो सकती हैं, लेकिन ये कि लॉन्ग टर्म में ये शायद मुमकिन ना हो। तो इस वजह से मैं जैसे मैंने लास्ट रिप्लाई में कहा है कि मेरे नजदीक ये टेम्परेरी फेज है। अल्टीमेटली इंडिया ने अमेरिका की तरफ ही जाना है। ठीक है। एक आखिरी सवाल इसी हवाले से कि मिडिल ईस्ट में भी हमने देखा कि उनकी तरफ से इंडिया बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आई, उनके नेशनल्स को अगेन मिडिल ईस्ट में गल्फ़ कंट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली, वहाँ की रिक्वायरमेंट है। एक तरफ सऊदी विजन 2030 है, एक तरफ UAE में भी डिमांड बढ़ रही है, तमाम तर चीज़ें हमारे सामने।
हैविंग सेड दैट, एक मुआहदा ऐसा है जिसने ऑब्वियसली जो पूरा शिफ्ट था वो ही तब्दील कर दिया, जो कि पहले अगर आपको कहीं पे कोई कमी भी नज़र आती थी या कहीं पर कोई इस पे तबसरा भी करता था तो वो भी इस काबिल नहीं रहा, और वो पाकिस्तान और सऊदी अरब का एक दिफाई मुआहदा है। अब ये एक ऐसा मुआहदा है कि जिस पे अगेन इस दी हिंदू अखबार के अंदर भी तबसरा हुआ है कि ये वाकई इजाफी धचका था। आप क्या समझ रहे हैं कि जो मिडिल ईस्ट के अंदर, गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर जो भारत ने हमेशा जो एक क्लेम किया कि हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, हमारे जितने लोग हैं या उनकी जितनी इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट है उसको हमेशा आगे बढ़ता हुआ देखा, आपको क्या लगता है कि ये कंट्रीज़ जो हैं इंडिया की ये अभी की हालत देखते हुए जिस बुरे तरीके से एक्सपोज हुआ है, अपनी इन्वेस्टमेंट्स विड्रॉ करेंगे? उनको भी कहीं नज़र आ रहा है कि एक गलत इक़दाम हो गया है, या वो वैसे ही रहेगा? सादिया, देखिए पिछला जो डिकेड था उसमें हमने ये देखा कि इंडिया ने बहुत ज़्यादा इनरोड्स हासिल की और इन्फ्लुएंस हासिल किया मिडिल ईस्ट में एट द डेट्रीमेंट ऑफ पाकिस्तान। हमें ये फील हो रहा था कि हिस्टोरिकली मिडिल ईस्ट जो हमारे सपोर्टिंग मुस्लिम कंट्रीज हैं वो इंडिया की लैप में जा रहे हैं। पर्टिकुलरली जब इसराइल और ईरान की जंग हुई तो उस वक्त ईरान की खुली कि इंडिया जो है वो किस तरीके था कि ईरान के नज़दीक होते हुए वो इसराइल को सपोर्ट कर रहा था। इस जंग से कुछ अर्सा पहले कतर में इंडियन नेवल ऑफिसर्स पकड़े गए थे जिनके बारे में ये कहा गया था कि दे वर स्पाइंग फॉर इसराइल। कतर में ये हुआ था। इसके अलावा मैं ये एक और चीज़ भी जिक्र करना चाहूँगा कि ईरान जो है वो थ्रू आउट इंडिया का इलाज चला आ रहा था और चाबहार जो पोर्ट है उसको इंडिया जो है वो बिल्ड कर रहा था। तो चाइना स्टेप्ड इन और चाइना ने 25 साल का एक एग्रीमेंट किया ईरान के साथ जो कि $400 बिलियन का था। इसके अलावा ये जो जंग हुई है इसराइल और ईरान की, इसमें इंडिया बुरे तरीके से एक्सपोज हुआ है और पाकिस्तान ने जब स्टेचर में गेन किया और इंडिया ने स्टेचर में लूज किया, टेरिबली लूज किया, और वो एक्सपोज भी हुआ कि उसका जो डीवियस एटीट्यूड है इन मुल्कों के साथ, उसके बाद से मैं ये समझता हूँ कि इन ममालिक का दोबारा से एक नेचुरल टिल्ट आया है पाकिस्तान की तरफ एंड दे आर ग्रेविटेड, मतलब मूविंग अवे फ्रॉम इंडिया। मेरे नज़दीक वो जो इन्वेस्टमेंट पिछले 10 साल में इंडिया ने की थी दैट हैज आल्सो बीन वॉश्ड अवे, और ये कंट्रीज जो ममालिक अभी ये खाइफ होंगे इंडिया के और उसको उस नज़र से नहीं देखेंगे जिस नज़र से ये पिछले एक पूरे डिकेड में देख रहे थे। ट्रू, वहाँ पे भी आपको ये ममालिक इंडिया से दूरी इख्तियार करते दिखाई देते। जनरल समफ्रेज सालिक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन वर्ल्ड व्यू। विल टेक अ ब्रेक हियर, स्टे ट्यून्ड। एमसीबी रास्त आईडी से हो रकम की अदायगी फौरन, महफूज और बिल्कुल मुफ्त। चाहे किसी फर्द को रकम भेजनी हो या वसूल करनी हो, शॉपिंग की अदायगी करनी हो या बराह रास्त एमसीबी ब्रांच जाकर ट्रांजैक्शन मुकम्मल करनी हो, अब ये सब मुमकिन है बगैर किसी कटौती के। आज ही अपना मोबाइल नंबर एमसीबी बैंक अकाउंट से लिंक करें, रास्त आईडी बनाएं और कभी भी कहीं भी फौरी तौर पर पैसे भेजें या वसूल करें। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का ईमान, मेरा कयाम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब।
वेलकम बैक टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफसाल। एक ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया में मौजूद मसीही बिरादरी क्रिसमस का त्यौहार मना रहे थे, तो भारत जो कि अपने आप को सेकुलर कंट्री कहता था, वो भारत जो कि माइनॉरिटीज़ के हुकूक की बात करता था, वो भारत जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का नाम लेकर इंटरनेशनल फोरम्स पे माइनॉरिटीज़ का तहफ़्फ़ुज़ या उनके हुकूक ना होने का इल्ज़ाम लगाया करता था, वहाँ पर मुख्तलिफ़ स्टेट्स के अंदर, मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर मसीही बिरादरी को अपना त्यौहार सेलिब्रेट करने से रोका जा रहा था। उनके चर्चेस पे हमले हो रहे थे। यहाँ ही सिलसिला नहीं रुका। जो मसीही बच्चे जो कि ऑब्वियसली वो एक कोरस की सूरत में, और हमें वो सिंगिंग जो एक नज़र आ रही होती है चर्चेस में, जो कि उनका एक मज़हब से जुड़ा ही सिलसिला है, और हर चर्च के अंदर आपको इस इबादत का सिलसिला नज़र आता है, उन पे भी हमले किए जा रहे थे। अब ऐसे में जो सिख्स फॉर जस्टिस, एक ऐसी तंजीम जो कि दुनिया भर में सिखों के लिए एक अलग रियासत की बात करती है, खालिस्तान मूवमेंट चला रही है, और ऑब्वियसली इसको माना भी गया है आलमी सतह के ऊपर कि वाकई ये उनके हुकूक के लिए काम कर रही है। और हमने देखा है कि मुख्तलिफ़ रेफरेंडम्स भी खालिस्तान के लिए करवाए जाते हैं। उनकी तरफ से एक मंसूबा या एक तजवीज़ जो है वो सामने आई है, जिसमें वो कहते हैं कि भारत में खालिस्तान बनने के बाद ट्रम्प लैंड जो है वो बना देना चाहिए क्रिश्चियंस के लिए, हमारी जो मसीही बहन भाई हैं उनके लिए, ताकि उनको एक महफूज वतन मिल सके। अब ये तजवीज़ ऑब्वियसली एक तजवीज़ है, बट द पॉइंट इज़ कि वाकई जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके हालात इस हद तक अबतर हो चुके हैं। मुसलमानों के साथ हर दूसरे रोज़ आपको कोई ना कोई वाक़या नज़र आता है, और रीसेंट वाक़या जो कि सबकी यादाश्तों में है वो बिहार के नए और एक बार फिर से मुंतखब होने वाले चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार का है, जिन्होंने एक मुसलमान बच्ची के मुंह से, चेहरे से नकाब जो है वो खींचा था, और उस पर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा तनकीद आ भी रही है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में वो कहते हैं कि ये तजवीज़ हमने रखी है। नॉर्थ ईस्ट जो कि 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, जहाँ पे उनका मानना है कि बहुत ज़्यादा बुरा सलूक हो रहा है माइनॉरिटीज़ के साथ। नागालैंड, मिज़ोरम, मेघालय, मणिपुर, आसाम, ये तमाम वो रियासतें हैं जो कि इस नॉर्थ ईस्ट में आती हैं। इस पे भी बात करेंगे, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे वो ख़ुद को मुसलमान कहने वाले बहन भाई जो कि अफ़गानिस्तान में रहते हैं, वो अफ़गान तालिबान रजीम जो कि इंडिया का दौरा करती है, इसी मुल्क का दौरा करती है, और मकबूजा कश्मीर को इंडिया का हिस्सा करार देकर आती है, उनको भी मकबूजा कश्मीर में जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहे हैं वो भी नज़र नहीं आते, और किस तरीके से पूरी दुनिया में उनके हाथ से दहशतगर्दी के जो नेटवर्क्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, किस तरीके से पूरी दुनिया में क़ीमत का सामना करना पड़ रहा है, किस तरीके से सुबकी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सिलसिला बंद नहीं हो रहा। और रिसेंटली हमने देखा है पाकिस्तान और ईरान के बाद ताजिकिस्तान में पहला भी एक वाक़या हुआ था, और अभी दोबारा से सरहद पार हमला हुआ है, जिसमें जवाबी कार्रवाई भी की गई है ताजिकिस्तान की तरफ से, और 3 जो अफ़गानी दहशतगर्द हैं वो हलाक भी हुए हैं, जो कि बाकायदा धमाका खेज़ मवाद जिनके पास से बरामद हुआ है। अब ये जो ख़तरा बढ़ता चला जा रहा है, ना सिर्फ इस रीजन के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, इस पे भी इसी सेगमेंट में बात करेंगे। To talk more about this, I'm joined by Dr. Shakir. She's an expert on international relations. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा for joining us. ये फरमाइएगा सबसे पहले तो कि ये मसीही बिरादरी के हवाले से ये कह दिया गया कि भारत के अंदर एक नया इनका वतन होना चाहिए, नया मुल्क होना चाहिए। ट्रम्प प्लान का नाम जो है वो सजेस्ट किया है सिक्स फॉर जस्टिस मूवमेंट ने। आप किस तरीके से देख रही हैं जो कुछ मसीही बिरादरी के साथ क्रिसमस के त्यौहार पे हुआ है वहाँ? जो कुछ इस हमने देखा अनफॉर्चुनेट, ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है, क्योंकि पिछले 78 साल से भारत अपने आप को एक लिबरल सेकुलर डेमोक्रेसी के तौर पे प्रेजेंट कर रहा था। दुनिया में उसने अपना एक सॉफ्ट इमेज बनाया हुआ था। मगर यहाँ पे ये बात करना बहुत ज़रूरी है कि जब हम इंडिया की पॉलिटिकल असास को देखते हैं तो जो जुबानी जमा खर्च में और हकीकत में फ़र्क होता है। सो जब हम हकीकत की तरफ आते हैं तो इंडिया जैसा एक फेडरेशन
जो कि मल्टी कल्चरल, मल्टी एथनिक और मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है, उसमें हिंदुत्व के माइंडसेट, इंडियन स्ट्रेटेजिक कल्चर के जेर असर वहाँ पे मुसलमानों को, ईसाइयों को और हर ऐसे मजहब को जिसका ताल्लुक हिंदुइज्म से नहीं है, उसको घुसपैठिया कह के, इम्पोर्टेड रिलीजन कह के कि ये मजहब जो है इस जमीन से बिलोंग नहीं करते, डिग्रेड किया जाता है और उसके मानने वालों को इक्वल राइट्स हासिल नहीं है। इस बात को जब हम देखते हैं कि आपको ये वाकया याद होगा आज से कुछ दिहाइयां पहले, और गालिबन तब शायद कांग्रेस की ही हुकूमत थी, जब एक पादरी को उनके बच्चों के, एक फॉरेन अंग्रेज पादरी को, गैर मुल्की पादरी को उनके बच्चों के साथ एक जीप में इंडिया में जिंदा जला दिया गया था। सो ये जो हेट्रेड है ये मौजूद थी, ये है, और इसी वजह से पाकिस्तान मार्जे वजूद में आया। क्योंकि हम सब जानते हैं कि कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने शुरू में कांग्रेस में शिरकत की, मगर वहां पे हिंदुओं की नफरत और असबियत से भरी पॉलिसीज की वजह से उन्होंने ये मुनासिब समझा कि सिर्फ मुस्लिम लीग ही मुसलमानों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सकती है। ईसाइयों के साथ भी ये रवैया हिंदुओं का आज का नहीं है, मगर आज ये ज्यादा जड़ पकड़ गया है क्योंकि इसको ज्यादा तशद्दुद के जरिए, ज्यादा वायलेंस के जरिए एग्जीक्यूट कर रहे हैं हिंदू रेडिकल्स। हम जब अभी आपने नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात की, मणिपुर पिछले 2-3 साल से जल रहा है, जहाँ पे एक क्रिश्चियन कबीले का कत्लेआम किया जा रहा है, और इसके बारे में मोदी हुकूमत ना सिर्फ खामोश रही बल्कि उन्होंने इस कत्लेआम को नॉर्मलाइज किया। आप इंडियन मीडिया उठा के देखें कि वहां पे ये ईसाइयों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ और दलित्स के खिलाफ होने वाले इन मजालिम पे और इस तशद्दुद पे प्रोग्राम नहीं होते। अवाम के लिए एक सेपरेट बयानिया तराशा जाता है, जबकि ये बात समझ लेनी चाहिए कि जो मुल्क फेडरेशंस होते हैं, जो मुल्क इस तरह मल्टी रिलीजियस होते हैं, वहां पे जब तक तमाम मजाहिब के मानने वालों को एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी, तब तक उस मुल्क का गुजारा मुश्किल है। और जिस तरह मुसलमानों ने भी इस बात पे, इस नतीजे पे पहुंचने के बाद कि मुसलमान और हिंदू इकट्ठे नहीं रह सकते, पाकिस्तान के क़याम का मुतालबा किया। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने अभी फरमाया कि खालिस्तान मूवमेंट ने के एक ग्रुप ने कहा है कि ईसाइयों के लिए भी अलहदा मुल्क चाहिए। तो जब एक स्पेसिफिक एक इंसान को उसके नजरियात की वजह से इस कदर तशद्दुद का निशाना बनाया जाए और उसे उसकी मजहबी आज़ादी हासिल ना हो और मजहबी रसूमात और ज़रूरियात पूरी करने से पुरतशद्दुद तरीके से रोका जाए, तो उस कम्युनिटी के पास और क्या ऑप्शन है इज्जत से जिंदगी गुजारने की कि वो अपने लिए एक अलहदा मुल्क की डिमांड करें। मगर यहाँ पे ये कहना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अनफॉर्चुनेटली भारतीय ईसाइयों के पास कायद आजम जैसी लीडरशिप मौजूद नहीं है जो कि इतनी समझदार हो, इतनी बहादुर हो कि उस वक्त की पावर को, उस वक्त की कुव्वतों को, हुकूमत को चैलेंज कर सके और उनसे अपनी कम्युनिटी के लिए एक अलहदा मुल्क ले सके। मगर डेफिनेटली जिस तरह हमने कल अभी 25 दिसंबर मनाई कायद आजम का योम विलादत, तो कायद आजम के लिए तो अगर हम जितना भी शुक्रिया अदा करें उनकी दूरअंदेशी को, उनकी समझदारी को, द वे ही फॉट फॉर पाकिस्तान, उतना कम है। क्योंकि आज हम देखते हैं कि वो अकलियतें, वो मजहबी अकलियतें जिन्होंने भारत को चूज किया, वो आज किस तरह इवन अपनी एग्जिस्टेंस के मसाइल से दो चार हैं। अब यहाँ पे 2025 में दुनिया के मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस ने, यूएन एक्सपर्ट्स ने भारत को अकलियतों के लिए एक खतरनाक मुल्क करार दिया। अमेरिका ने, यूएस इदारे ने, थिंक टैंक्स ने भारत को में माइनॉरिटीज के साथ रवा रखे गए सलूक की वजह से कंट्री ऑफ कंसर्न करार दिया। इसके अलावा एक यूके बेस्ड जेनोसाइड पे काम करने वाले थिंक टैंक ने ये लिखा अपनी रिपोर्ट में कि भारत जो है वो, भारत में अकलियतें आर
एट द वर्ज ऑफ डेथ जेनोसाइड, उनका कत्लेआम होने वाला है। क्योंकि हम देखते हैं भारत की तारीख, 1984 में सिखों का कत्लेआम, जी। और आज तक सिखों को उनके हकूक नहीं मिले। 2 फरवरी 2002 में गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम, 1947 में जम्मू और पंजाब में मुसलमानों का कत्लेआम। तो ये भारत की गुत्थी में पड़ा हुआ है, भारत के वो मजहब की बिना पे किसी बंदे को, किसी और इंसान खास तौर को से अभी जो इतना फैशिस्ट हकीर समझे। रिजीम वहां पे आ यस, चुकी है, जिसका यस, हिंदुत्व 8 साल से जिसने इस चीज को नॉर्मलाइज भी कर दिया है और पॉपुलर कल्चर में भी तब्दील कर दिया है। यानी कि अगर किसी बंदे को अपनी सोशल, भारत में अपनी सोशल एक्सेप्टेंस, रेलिवेंस बनानी है, तो उसके लिए बड़ा जरूरी है कि वो अकलियतों के साथ अकलियत मुखालिफ बयानात दे और अकलियतों के साथ नारवा सलूक रखे। यहाँ पे ये कहना भी मैं अपने नाजरीन के इल्म के लिए ये बड़ा जरूरी समझती हूँ कि खुद हिंदुइज्म भी इस जमीन का, साउथ एशिया का लोकल मजहब नहीं है। ये भी एक हिंदुत्व प्रोपोनेंट्स का, एडवोकेट्स का तराशा हुआ ब्लेटेंट लाई, यानी कि सफेद झूठ है। क्योंकि हिंदुइज्म इस जमीन पर आर्यंस लेके आए थे, जो डेफिनेटली साउथ एशियंस या साउथ एशिया से जिनका ताल्लुक नहीं था, वो इमिग्रेंट्स थे और एक माइग्रेशन प्रोसेस के जरिए 3000 साल कबल मसीह साउथ एशिया आना शुरू हुए। उनके आने से पहले साउथ एशिया के जो ड्राविडियंस ओरिजिनल बाशिंदे थे, वो बुत परस्त नहीं थे, ये बुत परस्ती आर्यंस लेके आए। तो ये जो हिंदुत्व के रेडिकल्स हैं, जो बाकी मजाहिब को कमतर समझते हैं क्योंकि वो लोकल मजहब नहीं है, उनको अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए और उनको ये भी देखना चाहिए कि जिस तरह उनको मुगलों ने 1000 साल के मुसलमान रूल में उनको उनके राइट्स दिए गए। जिस तरह हम सब जानते हैं कि मुगलों के वुज़रा, सिपाही सालार, फौजी ओहदेदारान में हिंदू, मतलब उनकी परसेंटेज बिल्कुल ठीक थी, हिंदुओं को भी ये मौके दिए गए, ठीक है। उनके साथ मजहबी इम्तियाज नहीं बरता गया, बल्कि मुगलों ने इंक्लूसिव सोसाइटीज क्रिएट करने की कोशिश की। मगर अनफॉर्चुनेटली जब हिंदू को ताकत मिली, अख्तियार मिला, हुकूमत मिली 1947 के बाद, तो उन्होंने जमीन तंग कर दी उन तमाम अनासिर, उन तमाम कम्युनिटीज के लिए जिनका ताल्लुक हिंदुइज्म से नहीं है। यहाँ पे कांग्रेस दौर में बनाई गई एक सच्चर कमेटी रिपोर्ट को मेंशन करना भी जरूरी है, जिसने बड़े ही स्टैटिस्टिकली बताया कि किस तरह भारत में अकलियतें जो है वो जवाल का शिकार हैं और वो गैर महफूज हैं, और उनको उनकी परसेंटेज के हिसाब से इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, गवर्नमेंट गवर्नेंस में मतलूबा परसेंटेज के नहीं हिसाब मिल से रही। उनको जगह नहीं दी जा रही। अच्छा So डॉक्टर साहब, ये भी चीजें बताइए, alarming। पिछले दिनों कुछ यूएस कांग्रेसमैन ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को ख़त भी लिखा था कि बहुत साल पहले जो कि मजहबी आज़ादी को लेकर अक़लियतों के लिए क़वानीन बने हैं, उनका किस तरीके से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, माइनॉरिटीज़ को मज़ीद दीवार से लगाया जा रहा है। और ये जो नाम तजवीज़ किया है इन्होंने, ट्रंप लैंड, अब मुझे बताइए वाई ट्रंप लैंड, जिस पे एक तो ऑब्वियसली उन्होंने तौजीह दी कि उनको लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है बहुत ज़्यादा सीरियस हैं माइनॉरिटीज़ के तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक को लेकर, तो शायद उन्हीं के नाम पे ये इस वतन का नाम, इस मुल्क का नाम होना चाहिए। लेकिन आपको वाकई लगता है इस तजवीज़ से हट के कि वाकई यूएस की तरफ से, प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से, जैसे वो 7-8 जंगें रुकवाने का क्रेडिट लेते हैं, कोई इस मामले में भी कुछ हो सकता है कि जहाँ जहाँ माइनॉरिटीज़, ख़ास तौर से जो इंडिया से शिकायतें आ रही हैं, उस पर उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए कुछ दबाव डालें? अगर हम दुनिया की हिस्ट्री देखें तो अनफॉर्चुनेटली कमजोर के लिए कोई नहीं बोलता। तो मुझे ये मुश्किल लगता है कि यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप इस ज़िमन में कोई प्रैक्टिकल कदम उठाएं या इवन भारत से इस बारे में बात करें। मगर इस शऊर, इन टुडे सर्कमस्टांसेस, मगर इस शऊर का उजागर होना भारतीय अमेरिकन कांग्रेसमैन में और इस चीज को हाईलाइट करना डेफिनेटली एक भारत के लिए रेपुटेशनल डैमेज है कि इंटरनेशनल सिविलाइज्ड वर्ल्ड को, आलमी ज़मीर को ये लग रहा है कि अब ईसाइयों के पास इसके अलावा कोई हल नहीं है अगर वो इज्जत से जिंदगी गुजारना चाहते हैं भारत में। तो इसकी रेपुटेशनल कॉस्ट तो होगी, मगर फिल फोर
मुझे इसकी कोई इसकी प्रैक्टिकल वो नहीं नजर आते। इम्प्लीमेंटेशन नहीं नजर आ रही, क्योंकि हम ये भी देखें कि जो ईसाई कम्युनिटी है पूरे भारत में फैली हुई है, वो एक जगह पे नहीं रहती जहाँ पे वो जिस जगह को वो क्लेम कर लें एज देयर लैंड। मणिपुर ऑलरेडी अपनी आजादी डिक्लेयर कर चुका है और आजादी के अपनी तहरीक को आजादी की तहरीक का नाम देता है। सो शायद मणिपुर कैन बी अ क्रिश्चियन स्टेट, राइट। बट राइट नाउ अभी इस बारे में हमारा बात करना या बहुत ज्यादा हाई होप्स रखना कुछ हाँ, कबलस वक्त होगा, क्योंकि डेफिनेटली भारत के इसको सोचना चाहिए कि वो किस किस्म का मुल्क अपने अवाम के लिए बनाना राइट। चाह रहे हैं। लास्टली डॉक्टर साहिबा, फ्यू वर्ड्स फॉर दोज जो कि अपने आप को कहते तो मुसलमान हैं, लेकिन जब वो इंडिया का दौरा करते हैं तो उनको मकबूजा कश्मीर पे जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहे हैं भारत की तरफ से वो नज़र नहीं आते और उसको वो इंडिया का हिस्सा करार दे के आते हैं, और उनके अपने मुल्क से जो इश्यूज़ जनरेट कर रहे हैं फॉर द होल वर्ल्ड, अभी ताजिकिस्तान में हुआ, फिर उससे पहले ईरान में हुआ, पाकिस्तान में बड़े अरसे से जा रही हैं, अमेरिका तक में दहशतगर्दी का वाक़या हो जाता है। सो ये चीज़ें उनके लिए कितनी चैलेंजिंग बन रही हैं और कब एहसास होगा? ये चीजें शर्म का बायस है, ये शर्मनाक अमल है, क्योंकि इसी मुल्क के लिए पाकिस्तान खड़ा हुआ था जब वो कमजोर था, और जब उसके साथ दुनिया का कोई मुल्क नहीं खड़ा था। पाकिस्तान और पाकिस्तानी भाइयों, जिनमें कश्मीरी भाई भी शामिल हैं, उन्होंने इस मुल्क के अवाम के साथ खड़े होके इनका हॉस्पिटैलिटी की 50 साल। अभी एजेके में भी अफगानियों की एक तादाद थी जो कि हुकूमत पाकिस्तान के वापस के बाद वापस भेजी गई उनके डिसीजन के बाद। सो ये बात, और आप ये भी ध्यान में रखें कि ताजिकिस्तान वो मुल्क है जहां भारत का एक फौजी अड्डा था जो रिसेंटली ताजिक हुकूमत ने बंद करवाया। सो ताजिकिस्तान, तालिबान, जो इस वक्त जो मुझे लगता है कि तालिबान और भारत का जो अलायंस है वो सिर्फ भारत के मुतवक्के दुश्मनों को लीड करने और भारत के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रहा है। दे आर नॉट वर्किंग ऑन प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ अफगानी पीपल्स। अगर वो उन लोगों अफगानी पीपल के आवाम के लिए ये काम कर रहे होते तो ये सारी हरकतें जो अफगान रिजीम कर रहा है वो ना कर रहा होता। सो भारत के में और हमें उस अफगान गवर्नमेंट की भी पॉलिसीज नजर आती हैं टुवर्ड्स माइनॉरिटी जो डेफिनेटली काबिल फख्र नहीं है। और आप ये देख लें तो आपको भारत के रेडिकल रिजीम, अफगानिस्तान के रेडिकल रिजीम और इजराइल के रेडिकल रिजीम में बहुत सी कॉमनैलिटीज नजर आएंगी, जिस तरह वो एक ही नजरियाती फ्रेमवर्क के अंदर ऑपरेट कर रहे वो हैं बाकायदा नेक्सस भी है और इन्हीं जिसमें तीनों का। यस डॉक्टर असमा एंड शाकिर, जिसमें थैंक यू वेरी मच। जी जी, मेजॉरिटेरियनिज्म राइट, बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस इन वर्ल्ड व्यू टुडे। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक है, जब ब्रेक से वापस आप देख सकेंगे हमारा एडिटोरियल सादिया's टेक। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। आईने पाकिस्तान इस्लामी निज़ाम हयात को तहफ़्फ़ुज़ देता है। इस्लामी अहकामात व आइन किसी गिरोह, जत्थे या फर्द वाहिद को किसी की जान से खेलने का हक नहीं देता। नफरत और तशद्दुद की सियासत से जज्बात उभारना ना तो इस्लाम की खिदमत है, ना ही पाकिस्तान के साथ वफादारी। किसी गिरोह की तरफ से किसी फर्द की जान को एज़ा पहुंचाने का ऐलान शरीयत और कानून से मुत्तसादिम है। रियासती इदारों के साथ साथ कौम की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे अनासिर की हौसला शिकनी करें। शरिया व आइन की पासदारी हम सब की जिम्मेदारी। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त।
साल 2025 को पाकिस्तान की सफारती और सिक्योरिटी तारीख में सबसे अहम साल गर्दाना जा रहा है। क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक शायद ही कोई ऐसा साल होगा जिसके बारे में हम कह सकें कि वो पाकिस्तान की सफारती कामयाबी में इससे बेहतर रहा हो। पाकिस्तान की सियासी और मिलिट्री लीडरशिप के साथ आलमी सरबराहान मिलने की ख्वाहिश करते रहे। आलमी माहिरीन, खास तौर पर सिक्योरिटी माहिरीन, पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत से मिलकर जानना चाहते थे कि पाकिस्तान ने किस तरह अपने से कई गुना बड़ी मिलिट्री पावर को सिर्फ चंद घंटों की जंगी कार्रवाई के दौरान झुकने पर मजबूर किया। मई 2025 में होने वाली पाकिस्तान भारत जंग ने दुनिया पर पाकिस्तान की ऐसी धाक बिठाई कि आलमी पावर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप भी पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की काबिलियत के गुण गाने लगे। जब भी पाकिस्तान भारत की जंग का जिक्र आता, फील्ड मार्शल को अच्छे अल्फाज में जरूर याद करते रहे। कभी माय फेवरेट फील्ड मार्शल करार दिया और कभी प्रोफेशनल काबिलियत की दाद देते हुए ग्रेट फाइटर कहा। दाद भी ऐसी दी जिससे आलमी मीडिया, खास तौर पर इंडियन मीडिया और सियासी लीडरशिप हर मौके पर पाकिस्तानी सफारती कामयाबी करार देती रही। अब अगर हम साल 2025 के इख्तिताम के हवाले से इंडियन मीडिया और इंडियन ऑपोजिशन की परेशानी की बात करें तो हम देखते हैं कि भारतीय ऑपोजिशन और मीडिया फील्ड मार्शल और अमेरिकी सदर ट्रंप के बढ़ते हुए ताल्लुकात की वजह से बहुत ही परेशान दिखाई देता है। पाकिस्तान और अमेरिका के बढ़ते हुए ताल्लुकात को इंडियन हुकूमत और मोदी सरकार की साल 2025 की सबसे बड़ी नाकामी गर्दानता है। हमारा लोकल मीडिया शायद इतनी बारीक बीनी से पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात को फॉलो नहीं कर रहा जिस अंदाज में भारतीय ऑपोजिशन जमात फॉलो कर रही है। भारतीय ऑपोजिशन पार्टी नेशनल कांग्रेस के सेक्रेटरी जनरल जयराम रमेश ने 3 दिन कबल सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के माबैन बढ़ती हुई कुर्बत पर बात करते हुए रवां बरस होने वाले तमाम वाकयात पे नरेंद्र मोदी हुकूमत को चार्जशीट किया। शायद हम भी इतनी तफसील से साल 2025 के वाकयात बयान न कर सकें जिस तफसील से उन्होंने बयान किया। नेशनल कांग्रेस के तर्जुमान का कहना था कि अमेरिकी सदर ने 18 जून को व्हाइट हाउस में पाकिस्तानी फील्ड मार्शल के एजाज में एक गैर मामूली जोहराना दिया था जो अपनी नौयत का पहला मौका था, क्योंकि इससे कबल किसी भी अमेरिकी सदर की तरफ से किसी भी मुल्क के मिलिट्री चीफ को मदऊ नहीं किया गया। फील्ड मार्शल और अमेरिकी सदर ट्रंप की दूसरी मुलाकात का तस्करा करते हुए नेशनल कांग्रेस के तर्जुमान का कहना था कि 1 अक्टूबर को दोनों की दूसरी मुलाकात हुई जिसमें फील्ड मार्शल ने अमेरिकी सदर को पाकिस्तान की नायाब धातों का तोहफा दिया। फिर उन्होंने बताया कि अमेरिका में मुलाकात के चंद दिन बाद अमेरिकी सदर ट्रंप ने मिस्र में आलमी सरबराहान की मौजूदगी में बात करते हुए पाकिस्तानी फील्ड मार्शल को माय फेवरेट फील्ड मार्शल करार दिया। ये भी इंडियन लीडरशिप के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं था। 29 अक्टूबर को एक बार फिर सदर ट्रंप ने पाकिस्तान का जिक्र करते हुए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जिक्र किया और फील्ड मार्शल को ग्रेट फाइटर करार दिया। अब ये भी इंडिया में किसी के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं हो सकता। बात यहां तक नहीं रुकती। नेशनल कांग्रेस के तर्जुमान ने यह भी बताया कि 22 दिसंबर को एक बार फिर सदर ट्रंप ने पाकिस्तान फील्ड मार्शल की तारीफ करते हुए उन्हें हाईली रिस्पेक्टेड जनरल डिक्लेयर किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के तर्जुमान ने ट्रंप और फील्ड मार्शल के हवाले से टाइमलाइन मोदी को चार्जशीट करने के लिए बनाई और पेश की है। ऐसा मालूम होता है कि इंडियन मीडिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मोदी सरकार इंतहाई बेबस हो चुकी है। सबके सब हवास बाख्ता हो चुके हैं। पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात और ख़ास तौर पर सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल के माबैन बढ़ती हुई कुर्बत दिल्ली के लिए सबसे बड़ा दर्द-ए-सर बन चुका है। इंडियन मीडिया की साल 2025 की रिपोर्ट्स में सबसे अहम पाकिस्तान और पाकिस्तानी क़यादत बन चुकी है और शायद सबसे ज़्यादा बेबसी इस बात पर बनी हुई है कि पाकिस्तान अमेरिका के सफारती और सिक्योरिटी ताल्लुकात में बेहतरी क्यों और कैसे मुमकिन हो रही है। हमने तो कई दहाइयां मेहनत की, दूरियां पैदा की और ये चंद महीनों में ख़त्म कैसे हो गई। सफारती और सिक्योरिटी महाज पर साल 2025 को पाकिस्तान की तारीख में सुनहरी हरूफ से तहरीर किया जाएगा और इसका सेहरा पाकिस्तान की क़यादत को जाता है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। That's all for tonight.
गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज। दुरुस्त हर वक्त।